एक यहाँ बड़ा गांव है बाबूलाल राजभर, कोरोना काल में ही शौच के लिए गए, ईट भट्ठा पर मजदूर थे, और वहीं हार्ट अटैक हो गया, मर गए। और मुझे फ़ोन आया, मैं बाहर था, कि परिवार इतना गरीब है कि कफन तक के पैसे नहीं हैं। मेरी टीम तत्काल वहाँ पहुँची, अंतिम संस्कार करवाई, 13 ही करवाई। और जब मैं आया तो बताया गया कि 6 बच्चियाँ और 1 बच्चे हैं और घर भी नहीं है। बात यह है कि आप मुलायम सिंह यादव जी के करीबी रहे, नेताजी के, अखिलेश यादव जी के भी करीबी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ी सेफ सीट अपने बेटे के लिए चुना है उन्होंने घोसी में। और घोसी में जो लड़ाई की बात हो रही, लोग कह रहे हैं कि इतनी आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन आपकी जो पॉपुलरिटी है, ओम प्रकाश राजभर का जो रुतबा है, 4 मंत्रालय उनके पास है, तो आप इस स्तर पर किस तरह की लड़ाई देखते हैं? कोरोना काल में मैं वैक्सीन लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ एक बार विदेश से फ़ोन आ रहा था, व्हाट्सअप वीडियो कॉल आ रहा था। मैं काटा 1-2 बार, फिर मैंने सोचा उठाकर बोल दूँ कि भाई कौन है, क्योंकि मैं जानता नहीं था, वो नंबर अननोन था। एक लड़का उधर से आया, बोला सर फ़ोन काटिएगा मत, मैं आपके लोकसभा घोसी के कसारा से हूँ, और हम लोग को एजेंट लेकर आया था यहाँ मलेशिया में नौकरी देने के लिए। पासपोर्ट छीन कर बेच दिया है चाइनीज़ कंपनी को, कुछ अलग अलग भेज दिए हैं। रोज़ गुंडे में मारते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, भाषा समझ में नहीं आती, तनख्वाह नहीं देते, हम फंस चुके हैं। फिल्मी स्टाइल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने कहा कि इतने बजे तुम लोग वहाँ से भाग कर खड़े रहो, एक गाड़ी आएगी उसमें बैठ जाना। मैंने गाड़ी भिजवाया। मेरा पहला मकसद था वहाँ उनके चुंगल से निकालें, क्योंकि सरकार तो कुछ सुन नहीं रही थी। निकाल के ले आकर कुआलालंपुर में होटल में रखा। एम्बेसी से, हाई कमीशन से सीधे बात करने लगा। मेरा स्वभाव था, मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो गया था उस केस से। उसके बाद फिर एक और घटना घटी, यही वो भी राजभर का ही बच्चा था। मुझे एक दिन फ़ोन आया धीरज राजभर का कि भैया एक हमारे यहाँ का लड़का था, बुर्किना अफ्रीका में काम करने गया था, वहीं मर गया। एक लेटर आया था, बहुत दिनों बाद पता चला। मैंने पूछा यार अफ्रीका तो कंटिनेंट है, बताओ किस देश में? तो उन लोगों को यहाँ तक पता नहीं था कि बुर्किना फासो में मरा, देश का नाम तक पता नहीं था। कागज़ जब मैंने कुछ तो कागज़ होगा भेजो, तो उसमें बुर्किना फासो एक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश, छोटा देश है। मैं वहाँ गया हूँ। कल्पना करिए, जिस देश का डंका विदेशों में भेजने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, उस देश का नौजवान दुनिया के सबसे गरीब देश में मजदूर है, और वहाँ मर गया, उसकी बॉडी नहीं आ रही है। एक देश की कौन सी तस्वीर को बयां कर रही है? यहाँ तभी ओम प्रकाश राजभर जी को अपने राजभर याद नहीं आ रहे थे। मैंने बताया बाबूलाल राजभर, जो बड़ा गांव वाले थे, कोरोना काल में मर गए। उनके लाश के लिए कफन तक के पैसे नहीं थे, अंतिम संस्कार करवाया, घर बनवाया। सारे बच्चे बच्चियों को जितने भी हैं, अगर मेरे बच्चों को होली दिवाली मनती तो उनका मनता है, वो भी राजभर। जिन बच्चों से आपने इंटरव्यू किया होगा वो भी राजभर। जो बच्चा अभी मर के अफ्रीका में वो भी राजभर। पूछिएगा मंत्री जी मिले, आपका तो बहुत रुतबा है, कभी किसी के दरबार पे झांकने तक क्यों नहीं गए? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीटों में घोसी लोकसभा सीट पर हैं, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है, राजीव राय जी को, आज हम उनके कार्यालय पर उपस्थित हैं। हमारे ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। हम घोसी लोकसभा में लगातार घूम करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक बात हमको बहुत बड़ी पता चली कि जो आपका विरोध है वो तो लोगों में नहीं है, यहाँ तक कि कुछ हमने ये पाया नहीं कि जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके विरोध में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ है नहीं उनको बोलने के लिए। तो ये आज के परिवेश में, आज के राजनीतिक परिवेश में कैसे संभव हो पाया राजीव राय जी? ये बड़ा मतलब हमारे दिमाग में चल रहा था, इसलिए सवाल पूछा। देखिए, मैं कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करी, कभी भी किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करी, और मेरे पास जो आया, हम सरकार में भी रहे, यहाँ 70 तक हमारी सरकार थी। भाजपा से आ रहा है, हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, ठाकुर आ रहा है या बनिया आ रहा है, मुझे इस बात से मतलब नहीं। जिसकी भी हो सबकी मदद करता रहा हूँ, और 10 सालों में वर्तमान जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं एकमात्र चेहरा हूँ कि घोसी लोकसभा में लगातार यहाँ कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, गंभीर ट्रेन दुर्घटना हुई थी एक महासो में, जहाँ स्कूल बस को उड़ा दिया था ट्रेन ने और दर्जनों बच्चे मर गए थे। बाढ़ आया, कटान हुआ, बिनटोलिया में गांव के गांव गिर रहे थे। मैं हर जगह भाई और बेटा बनकर खड़ा रहा। कभी मेरे मन में किसी के प्रति जिस तरह के आज की राजनीति में नफरत की भाषा, नफरत के, वो कभी रहा नहीं। और मैंने कभी किसी के बारे में कौन क्या करता है उससे ज़्यादा ध्यान इस बात के लिए देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ परिस्थितियों में। और मुझे लगता है कि, और मेरा बाई नेचर हूँ, मेरे पिताजी से संस्कार मिले हैं, तो मुझे लगता था, मैं ईमानदारी से अगर आज स्वीकार करूँ, तो मैं ये सोच कर नहीं करता था कि एक दिन इस तरह का रिस्पांस मुझे मिलेगा। मैं तो जैसा हूँ वैसा करता रहा। लेकिन आज मैं घोसी के मालिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद उसने दिया है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हाथों हाथ लोग मुझे कह रहे हैं भैया आप तो जीत गए हैं। मैं किसी घमंड में या सातवें आसमान पर नहीं जाना चाहता। अगर हार के लगातार 10 सालों तक उनके हर दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। देखिए जहाँ बैठे हैं ना, ये जगह है जहाँ एक संतोष मामा बैठते हैं जो कभी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बड़े करीबी हुआ करते थे। उनका एक ही काम है, मैं कहीं भी दुनिया में रहूँ, कोई भी गरीब आ जाए तुरंत डॉक्टर के से दिखवाना, पैसे नहीं तो दवाई खरीद कर देना। अच्छा। ये 12 महीने का काम है। एक मेरी टीम है, जहाँ कोई आपदा आ जाए या आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मैं कहीं भी रहूँ, ये नहीं कि नेताजी बाहर हैं, टीम पहुँचती है। एक यहाँ बड़ा गांव है बाबूलाल राजभर, कोरोना काल में ही शौच के लिए गए, ईट भट्ठा पर मजदूर थे, और वहीं हार्ट अटैक हो गया, मर गए। और मुझे फ़ोन आया, मैं बाहर था, कि परिवार इतना गरीब है कि कफन तक के पैसे नहीं हैं। मेरी टीम तत्काल वहाँ पहुँची, अंतिम संस्कार करवाई, 13 ही करवाई। और जब मैं आया तो बताया गया कि 6 बच्चियाँ और 1 बच्चे हैं और घर भी नहीं है। आज की तारीख में अगर मेरे बच्चे दिवाली और होली मनाते हैं तो सबसे पहले मिठाई और फल और कपड़े उनके घर जाते हैं, तब हमारे बच्चों के पास आते हैं। और जो घर नहीं था तो मैं सरकार से मिल के अपनी सहायता भी दे के आवास पास कराया, आज पक्का मकान भी है और सब बच्चे बच्चियाँ मेरे हैं। तो मेरी जो, मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। आपको एक और बात बता दूँ, मेरा प्रबल विरोधी भी नहीं कह सकता कि सरकार में थे तब भी राजीव राय ने कभी किसी का 1 रुपया लिया होगा या किसी काम के बदले कोई लाभ, मैं अपने पैसा खर्च करके जा सकता था, फिर भी करता था। तो लोगों का प्यार है। अच्छा, एक बात यह है कि आप मुलायम सिंह यादव जी के करीबी रहे, नेताजी के, अखिलेश यादव जी के भी करीबी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ी सेफ सीट अपने बेटे के लिए चुना है उन्होंने घोसी में। और घोसी में जो लड़ाई की बात हो रही, लोग कह रहे हैं कि इतनी आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन आपकी जो पॉपुलरिटी है, ओम प्रकाश राजभर का जो रुतबा है, 4 मंत्रालय उनके पास है, तो आप इस स्तर पर किस तरह की लड़ाई देखते हैं? पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश के 3 महान विभूतियों के साथ, जो क्रमशः सीनियरिटी के साथ स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, छोटे लोहिया के नाम से मशहूर मेरे गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा और श्रद्धेय नेताजी, तीनों के चरणों में रहकर राजनीति का गहरा सीखने का मौका मिला। तीनों से मुझे संस्कार मिले और राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। जहाँ तक रुतबे की बात करते हैं और लड़ाई की बात करते हैं, ये अपने बबुआ को बार बार जगह जगह से पार्टी बदल बदल के लॉन्च करते हैं। 17 में बबुआ बलिया के बांसडीह क्षेत्र से लड़े, मैं भी 14 में यहाँ लड़ा था, हार गया। 19 में टिकट गठबंधन में चली गई, लेकिन कमिट कर दिया तो कर दिया। मैं घोसी के लोगों को कहा था हारने के बाद कि जिसको दिल्ली भेजना था दिल्ली भेज दिया। मैं आपके दिल में रहने आया हूँ और मेरा अर्थ भी यहीं से उठेगा, मैं छोड़ कर जाने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो, लड़ूँ जीतूँ हारूँ, टिकट मिले या ना मिले, चुन लिया तो चुन लिया। लेकिन बबुआ 17 में बलिया से लड़े, 22 में बनारस चले गए। बनारस में पर्चा दाखिला के समय कुटाई हुई तो उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडों ने कूट दिया। अब डर के शायद उन्हीं लोगों के शरण में चले गए। 24 में यहाँ आ गए, 23 में कुछ और बोल रहे थे। तो इनका रुतबा उनके ख्यालों में है, उनके कल्पनाओं में है। ज़मीन पर उनका रुतबा का असर कितना हुआ कि अभी 23 का घोसी उपचुनाव में उनके बड़े बोलेपन ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई जीत में। और मैं हमेशा कहता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बच्चे मेरे स्टार प्रचारक हैं। वो जितना बोलते हैं उतना ही हमारा वोट बढ़ता है। लेकिन मुझे राजभर जी के बेटे जितना बोलेंगे आपका वोट बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ये बात भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान को भी पता चल गई कि जितना वो बोलते हैं विपक्षियों को वोट बढ़ता है। तो मुझे बताया गया, पत्रकार साथियों ने बताया कि उनको बहुत डांट पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान से। बीच में गए थे? हाँ गए थे, दिल्ली लखनऊ गए थे, बहुत डांट पड़ी है। तभी आप देखे होंगे 10-15 दिन से नज़र भी नहीं आ रहे हैं। कहीं नज़र आ रहे हैं? बताइए, लोकसभा का चुनाव में कहीं नहीं गया छोड़कर। कभी कोई दिल्ली नज़र आता है, लखनऊ नज़र आता है। माननीय ओम प्रकाश जी सुल्तानपुर में प्रचार करते हैं, यहाँ प्रचार तक उनको पता चल गया है कि हाँ कुछ है, बचा नहीं है उनके लिए। और लोग खोज रहे हैं, चाहे एसी कार से निकल कर खेत में काटो और चाहे कान पकड़ के उठो बैठो, जो गुनाह आपने किए हैं, जो गालियाँ आपने दिया है, जो माँ बहनों के साथ आपने बदतमीजियाँ की है, जो जूते मारने की बात की है, अगर आप ये सोचते हो कि सब कुछ भूल कर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई मतदाता अपनी माँ बहन की गाली सुनकर और जूते खाने की बात कर कर आपको वोट देगा, तो बड़े नादान हो ओम प्रकाश जी, आप बड़े नादान हो। अच्छा, लगता नहीं कि 15 दिन से छोड़ कर के लोग गायब आपको वॉक ओवर तो नहीं दे रहा? भाई उनको भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी किस मुंह से वोट मांगे। जो लोग कुछ अति उत्साह में या भक्ति में जाते थे, उनसे भी लोग पूछते थे कि तुम्हारी माँ बहन ने ये क्या, तुम्हारा आत्मसम्मान ने ये क्या। इसी ओम प्रकाश ने गाली दिया था ना, फिर बेचारे साहू के बैठ जाते हैं। स्वाभाविक है, मैं
देखिए, मैं आज तक किसी का भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता है, कभी किसी मेरे पास तो तमाम जब हमारी सरकार थी तो भाजपा के लोग आते थे, सबके लिए उसी तरह सम्मान, सबका उसी तरह। सत्ता अस्थायी नहीं होती है, अहंकार में रहना नहीं चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि सत्ता हमें मिली है, मौका मिला है, भगवान ने मौका दिया है, उस दौरान जितने लोगों को जहाँ जैसे मदद कर सकते हो कर लो। तो उन लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो विरोधी पक्ष से है, लेकिन उसने हमें इतना सम्मान दिया। एक व्यक्ति जो हमारे पक्ष से लड़ने आया है, उसकी गालियाँ जूते मारने के बाद के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा राजीव राजी, मात्र 2 सवाल करेंगे चूँकि हम जानते हैं कि आपको निकलना भी है, चूँकि हम रोक करके हम इंटरव्यू कर रहा है। सवाल एक ये है कि 14 में आप चुनाव लड़े, हार गए आप। 19 में आप पूरी तन्मयता के साथ खड़े रहे आप, चूँकि गठबंधन में सीट चली गई, अतुल राय यहाँ से सांसद बने। फिर उसके बाद 23 में उपचुनाव जो हुआ उसमें आप अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, तमाम लोग बाद में फिर आए, बहुत बड़ी लड़ाई थी 23 की भी जो उपचुनाव था। अभी 24 में आपको जब टिकट मिलने के बाद इसका भी असर होगा लोगों के बीच में, लगता होगा कि भाई आपने तो बड़ी मेहनत की, बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोला हूँ। मेरा अपने स्वभाव के हिसाब से मैं नेचुरली वो करता रहा, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर दबाव नहीं पड़ा। इसी घर में इनकम टैक्स के छापे पड़े थे जहाँ बैठे हैं, और इसके साथ मेरे बेंगलोर के घर पे, मेरे विद्यालयों में, मेरे मैनेजर के घर पे, कई जगह एक साथ छापे पड़े। और सरकार ने परेशान भी किया। भाई 18 दिसंबर 2021 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मेरे ऊपर छापे पड़े, और आज तक मतलब अभी चुनाव हुआ, मेरा टिकट मिलने के बाद लगातार नोटिस और आर्डर मेरे खिलाफ जारी है। और ऐसा नहीं कि मैं कहीं पार्टी छोड़ कर नहीं जा सकता था, लेकिन लोकसभा के बदल नहीं सकता था। लेकिन मैं अपने घोषी के मालिकों से जो हारने के तीसरे दिन बाद आकर वादा किया था कि छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा, उन वादों का क्या करता। मैं कौन सा मुँह अपने नेता अखिलेश यादव जी को दिखाता। श्रद्धेय नेताजी इसी घोषी में आकर 14 में मेरे लिए आशीर्वाद मांग गए थे और कहे थे कि मैं राजीव राय जैसे नौजवान साथी को, नौजवान बच्चे को देखना चाहता हूँ देश के सबसे बड़ी सदन में। उनके सपने को पूरा करने का जज्बा कैसे खो सकता था। तो मैं न कस्में तोड़ सकता था, न वादे तोड़ सकता था, न घोषी वालों को मेरे पर भरोसा तोड़ सकता था। लगा रहा, और मैं अपने व्यवहार से, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं था, मैं बहुत ऑनेस्टली करूँ, कोई स्ट्रेटजी नहीं था कि अगर इस तरह करूँगा, क्योंकि राजनीति ये भी नहीं पता, मुझे थोड़े पता था कि 19 में हमारी सीट गठबंधन में चली जाएगी, मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे तो पता नहीं था। मैं तो जो स्वभावता हूँ वह हूँ, वफादारी मेरे खून में है, मेरे पिताजी स्वर्गीय राजनारायण के साथ रहे तो मेरे खून में है। लेकिन अब जो मेरा नेचुरल स्वभाव है वो अभी पे बैक कर रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति है इस पूरे लड़ाई में जो न तो लोकसभा को छोड़ा, न दुख सुख में हमारा साथ छोड़ा, न तो पार्टी छोड़ा, लाख मुसीबतों से अकेला लड़ता रहा। तो इस बच्चे में, इस भाई में, इस बेटे में कुछ तो बात है कि हमारे लिए लड़ाई वहाँ भी लड़ेगा, और वो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि एक लड़का अभी मिला था आपके कार्यालय में ही, हमको भी ये बात पता नहीं थी और बहुत सारे लोगों को बात ये पता नहीं होगी। राजभर समाज का लड़का दुर्गेश राजभर, हमने उससे बात की, मलेशिया की कहानी बताया, क्योंकि वो बताते हुए भावुक हुआ और हमारे भी रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए। बहुत सारे लोग अगर उस वीडियो को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल इस बात को जान करके भावुक हो जाएंगे। ये क्या कहानी थी, हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे। तो एक बात बता दूँ, ये भी कहानी जैसे मैं बोला ना, मैं कुछ प्लान करके नहीं करता हूँ, मैं एक इमोशनल आदमी, भावुक आदमी हूँ। कोरोना काल में मैं वैक्सीन लेने के लिए गया हुआ था, वहाँ एक बार विदेश से फ़ोन आ रहा था, व्हाट्सअप वीडियो कॉल आ रहा था। मैं काटा एक दो बार, फिर मैंने सोचा उठाकर बोल दूं कि भाई कौन है, क्योंकि मैं जानता नहीं था, वो नंबर अननोन था। एक लड़का उधर से आया, बोला सर फ़ोन काटिएगा मत, मैं आपके लोकसभा घोषी इसके कसारा से हूँ, और हम लोग को एजेंट लेकर आया था यहाँ मलेशिया में नौकरी देने के लिए, पासपोर्ट छीन कर बेच दिया है चाइनीज़ कंपनी को, कुछ अलग अलग भेज दिए हैं, रोज़ गुंडे में मारते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, भाषा समझ में नहीं आती, तनख्वाह नहीं देते, हम फंस चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये मलेशिया से है कि कहाँ से, आप जानते हैं आजकल इतने स्कैम होते हैं। तो मैंने बोला ऐसा है कि तो मुझे क्या पता तुम कहाँ से फ़ोन कर रहे हो, जो चाइनीज़ कंपनी उसके सामने से जाकर वीडियो बना के भेजो। वो वीडियो बना के भेजा उसने। तो मुझे लगा कि इस पर प्रयास करना चाहिए। मैं भारत सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के पास फ़ोन, मेल, ट्वीट करने लगा। मुझे लगा कि सरकार, क्योंकि मुझे सुषमा स्वराज याद आ रही थी, चाहे पार्टी कोई भी हो, भाजपा की थी और बहुत संवेदनशील थी, और मैंने देखा था उनको कैसे सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्ड करके विदेशों से ले आती थी, पाकिस्तान तक से एक बच्ची को लाई थी। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आज ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, अगर जयशंकर जी के पास मेरी आवाज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, मानिए जयशंकर जी, आप जैसा संवेदन शून्य इंसान, जिसको न गरीबों से मतलब है न देश से मतलब है, आप जैसा
फॉरेन मिनिस्टर, जिसके रहते हुए देश के सारी सीमाओं पर तनाव बढ़ा हुआ है। आप कभी ज़मीन पर रहे नहीं, इतनी कर्टसी नहीं थी कि हमारे किसी मेल का किसी उसका जवाब दें। फिर मैं आज हमारे एक मित्र स्वर्गीय रोहित सरदाना साहब नहीं है, कोरोना काल में वो भी चले गए, आज तक पढ़ते, उनसे बात किया, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। उपाध्याय जी तभी जो अभी भी न्यूज़ पर में थे, प्रणय उपाध्याय, भारत समाचार वाले ब्रजेश मिश्रा। मैं सोचा कि इन लोगों का सहारा लूँगा तो शायद मंत्री जी सुनेंगे, लेकिन ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इवन सिंगल मैसेज ट्वीट टू एनीवन, फॉरगेट अबाउट मी। फिर अब मैं भावुक हो गया था बच्चों की दशा देखकर, एक एक करके 13-14 बच्चे हो गए। फिर मैंने मलेशिया में अपने कुछ मित्रों से बात की, मैं उनको भी आज ऑन रिकॉर्ड आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने कहा भैया यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, फिल्मी स्टाइल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने कहा कि इतने बजे तुम लोग वहाँ से भाग कर खड़े रहो, एक गाड़ी आएगी उसमें बैठ जाना। मैंने गाड़ी भिजवाया, मेरा पहला मकसद था वहाँ उनके चुंगल से निकालें, क्योंकि सरकार तो कुछ सुन नहीं रही थी। निकाल के ले आकर कुआलालंपुर में होटल में रखा, एम्बेसी से हाई कमीशन से सीधे बात करने लगा। हाई कमीशन ने कहा कि इनके पास पेपर नहीं है। फिर मैंने कुछ दिन गुरुद्वारे में वहाँ रखवाया, फिर पेपर तैयार करवाया इनका, मुझे लगा उसमें वंदे भारत मिशन पता नहीं क्या क्या चल रहा था कि वो लोग लेकर विदेशों से आ रहे हैं सरकार। आपको इसमें जानकर आश्चर्य होगा, जो 8-10 हज़ार का टिकट मिलता है, 24,000 30,000 का टिकट उस समय हमसे चार्ज किए। मैंने सारे बच्चों का पैसा दिया, फिर पुलिस ने वहाँ पकड़ लिया, फिर दोस्तों के माध्यम से एयरपोर्ट से छुड़वाया और एक एक करके सारे बच्चे आ गए। उसमें एक बच्चा प्रतापगढ़ का था, उसने सोचा जब राजीव राय मऊ वाले बच्चों को ला सकते हैं तो मेरे प्रमोद तिवारी जी और राजा भैया साहब से भी बात किया, और जो मुझे बताया गया कि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया बल्कि किसी ने डांट भी दिया उनको। फिर मैं सोचा कि भाई बच्चे तो सब एक ही हैं, जब इतने आ रहे हैं तो भी आ जाए, उसको भी मैं लेकर आया। और मुझे खुशी है कि सारे बच्चे आज अपने परिवारों में हैं, पैरों पर खड़े हैं। कभी कभी आज भी कभी कोई तकलीफ़ होती है तो आ जाते हैं। वो भी मेरा स्वभावतन था, मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो गया था उस केस से। उसके बाद फिर एक और घटना घटी यही, वो भी राजभर का ही बच्चा था। मुझे एक दिन फ़ोन आया धीरज राजभर का कि भैया एक हमारे यहाँ का लड़का था, बुर्किना अफ्रीका में काम करने गया था, वहीं मर गया। एक लेटर आया था, बहुत दिनों बाद पता चला। मैंने पूछा यार अफ्रीका तो कंटिनेंट है, बताओ किस देश में? तो उन लोगों को यहाँ तक पता नहीं था कि बुर्किना फासो में मरा, देश का नाम तक पता नहीं था। कागज़ जब मैंने कुछ तो कागज़ होगा भेजो, तो उसमें बुर्किना फासो एक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश, छोटा देश है। मैं वहाँ गया हूँ। कल्पना करिए जिस देश का डंका विदेशों में भेजने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, उस देश का नौजवान दुनिया के सबसे गरीब देश में मजदूर है और वहाँ मर गया, उसकी बॉडी नहीं आ रही है। एक देश की कौन सी तस्वीर को बयां कर रही है? ऊपर वाले का आशीर्वाद कि उस समय जो पहले 90s 94 95 में या मेरे ख्याल से 98 99 तक जो एम्बेसडर थे इदरीस, वो मेरे मित्र थे, वहाँ जाकर किसी बड़े पोस्ट पर थे फॉरेन मिनिस्ट्री में, और मैंने उनको संपर्क किया। उन्होंने तत्काल उस कंपनी से संपर्क किया। 1 महीना बाद उसकी बॉडी आई, सारा खर्च मैंने बियर किया यहाँ तक लाने में। बाद में उस कंपनी पर दबाव डलवा कर, क्योंकि गरीब परिवार था, 10 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिलवाया। तो ये सब यही यहाँ तभी ओम प्रकाश राजभर जी को अपने राजभर याद नहीं आ रहे थे। मैंने बताया बाबूलाल राजभर जो बड़ा गांव वाले थे, कोरोना काल में मर गए, उनके लाश के लिए कफन तक के पैसे नहीं थे, अंतिम संस्कार करवाया, घर बनवाया, सारे बच्चे बच्चियों को जितने भी हैं, अगर मेरे बच्चों को होली दिवाली मनती तो उनका मनता है, वो भी राजभर। जिन बच्चों से आपने इंटरव्यू किया होगा वो भी राजभर। जो बच्चा अभी मर के अफ्रीका में वो भी राजभर। पूछिएगा मंत्री जी मिले, आपका तो बहुत रुतबा है, कभी किसी के दरबार पे झांकने तक क्यों नहीं गए? रुतबे की बात करते हैं ना, तो उनका भी परिणाम उनको मिल रहा है। चलिए ठीक है। देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ राजीव राय जी थे, जिनसे हमने बातचीत की, और बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो अभी बातचीत करेंगे। हालांकि हमने रोका, सुबह से बिल्कुल अपने कार्यालय में ये सुबह 6:30 बजे 7 बजे बैठ जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। एक बार कैमरा इधर करिएगा, एक बार कैमरा इधर दिखाइए। तमाम लोग मिलने के लिए भी बैठे हुए हैं, लेकिन इस बीच हमने इनको रोका, और रोकने के बाद जब हमने चर्चा राय एक ऐसे पहले भी अभी बता रहा हूँ जिनका विरोध किसी में नहीं है, किसी जो है अब चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे जनता हो, किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। और जिन्होंने इस तरह का काम किया हो, सोचिए कि तमाम बड़े नेताओं ने, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी ने भी मना कर दिया कि भाई ये इंटरनेशनल मामला है जिस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनको भी
मतलब पूरे सम्मान सहित उनके परिवार तक लाने का काम उन्होंने किया था। उन बच्चों को सोचिए जो बच्चे उम्मीद छोड़ चुके थे, उनका परिवार उम्मीद छोड़ चुका था कि हमारे बच्चे पता नहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने तक का काम राजीव राय ने किया है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।